बिहार में एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार बन गई है। बीते 24 घंटे की सियासी उठापटक के बाद नीतीश कुमार ने 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। वहीं आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली है। कल नीतीश ने एनडीए से नाता तोड़ते हुए कहा था कि उन्होंने हमेशा हम सबको अपमानित किया है। आगे उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उनकी तारीफ की। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पहली बार सन 2000 में बिहार के सीएम बने थे और अब 8वीं बार कुर्सी संभाल रहे हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। 2017 में 2020 में विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने सीएम पद की आज शपथ ली है और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली है। 1994 में नीतीश कुमार ने लालू का साथ छोड़ा था और आज एक बार फिर लालू की पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समानता पार्टी का गठन किया। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर दिखा रहे हैं। 1966 में नीतीश ने बीजेपी से हाथ मिला लिया था। साल 2003 में समानता पार्टी जनता दल यूनाइटेड बन गई। जेडीयू ने बीजेपी का दामन थामे रखा। साल 2005 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बन गई थी और आज एक बार फिर आपको आरजेडी और जेडीयू एक साथ नजर आ रही है। हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं निशांत चतुर्वेदी। तो निशांत, आज सीएम पद की शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार एक बार फिर 8वीं बार। तो यहाँ पर नीतीश ने भी शपथ ली और तेजस्वी यादव ने भी शपथ ग्रहण की। मंत्रिमंडल को लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही है? देखिए आंचल, अगर आज बात करें तो विशेषज्ञों का ये मानना है कि बिहार की राजनीति के लिए एक नया सूर्योदय है। वैसे नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के इस समय सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम के पद पर शपथ ले ली है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एनडीए से उनका नाता टूट चुका है। लेकिन अभी जैसा कि आप पूछ भी रही हैं कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, किसको कौन से पद मिलेंगे, किसके कौन से विभाग तय होंगे, ये अभी निर्धारित नहीं किया गया। लेकिन माना जा रहा है कि लगभग 3 से 4 दिन में ये सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी और किसको कौन विभाग मिलेंगे ये भी तय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आरजेडी हो, जेडीयू हो और भी कुछ कांग्रेस पार्टी हो, अन्य छोटे छोटे दल हो, सभी के साथ मिलकर महागठबंधन के तौर पर बिहार में सरकार चलेगी, ये तय है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका में आरजेडी नजर आ रही है। 79 सीटों के साथ उन्होंने 2020 में जहां जेडीयू को चुनौती दिया था, जेडीयू आमने सामने थी, अब जेडीयू उनके साथ आ चुके हैं, बीजेपी बाहर हो चुकी है सरकार से। तो देखना होगा कि मंत्रिमंडल में किसको किसको जगह मिलती है। अच्छा निशांत, ये भी जानना चाहेंगे कि पहले नीतीश कुमार ने ही लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार की राजनीति शुरू की थी और आज एक बार फिर नीतीश कुमार लालू यादव की पार्टी के साथ आए हैं। ऐसे में बीजेपी से किस तरह से देखती है? और जब भ्रष्टाचार की राजनीति खुद शुरू करके 2 साल बाद, इतने सालों बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर उसी पार्टी के साथ आना पड़ा? बिल्कुल, देखिए आंचल, अगर हम 90 दशक से ही बात करें तो नीतीश कुमार कई बार अपने विचारों को लेकर बदलते हुए नजर आए। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, जनता पार्टी की सरकार रही हो, खुद लालू प्रसाद यादव के साथ उनका गठबंधन रहा हो, पहले 2014 के पहले प्रधानमंत्री मोदी पर जब उन्होंने सांप्रदायिकता को लेकर बड़ा पलटवार किया, उसके बाद खुद बीजेपी के साथ वो आ गए और अब बीजेपी के साथ उन्होंने जहां कह दिया था कि अब वह बड़े पद पर नहीं जाना चाहते, अब वो मुख्यमंत्री पद पर रहकर ही अपनी राजनीति को खत्म करेंगे, उसके बाद उन्होंने फिर बीजेपी से पीछे बीजेपी का साथ छोड़ते हुए आरजेडी में आ गए। यानी उनके विचारों का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, वो किस आधारों पर राजनीति को तय करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये आ रही है
कि आरसीपी सिंह की बगावती तेवर ये बड़ी वजह वजह। इसके अलावा जेपी नड्डा, आपको याद होगा जेपी नड्डा बिहार गए थे, वहां पर उन्होंने रैली की थी और उस रैली में उन्होंने एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में यहां के क्षेत्रीय दलों का आधार खत्म होने वाला है और इससे सीधे सीधे नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। उन्होंने इस बात को अपने आत्मसम्मान पर लिया था कि कहीं ना कहीं ये हमारे 3 से 4 दशक की राजनीति को एक चुनौती दे रहे हैं बीजेपी वाले, और इसीलिए उन्होंने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया है। और आज के भी आपने भाषण में उन्होंने उनसे सुना होगा कि बीजेपी से मुझे सम्मान नहीं मिला, बीजेपी के खिलाफ उनकी नाराजगी आई, और इसके अलावा उन्होंने 2024 के लिए अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। अच्छा निशांत, जिस तरीके से आपने बताया और भी अभी ये सियासी उठापटक भी बिहार में बीते कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, ऐसे में बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार 2024 में पीएम फेस बन सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं। जी निशांत। और देखिए आंचल, ये कहना काफी मुश्किल होगा। लहर प्रधानमंत्री मोदी की अभी भी बरकरार है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि विपक्ष को तलाश थी एक प्रधानमंत्री उम्मीदवार की, एक अच्छे कैंडिडेट की, और लगता है यहां से कि कहीं ना कहीं अब एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यहां की सीटों का बहुत प्रभाव होता है। 80-40 यानी इन सीटों को अगर मिला दिया जाए तो काफी हद तक तय हो जाता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कौन सी पार्टी की दावेदारी प्रमुख होगी। और आप देख भी रही होंगी कि पहले से ही बीजेपी ने एक रणनीति तैयार की थी बिहार में, और अब बीजेपी वहां पर अकेले पड़ चुकी है। तो जिस तरह से दावेदारी अगर नीतीश कुमार की आ रही है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा विकल्प मिल चुका है अब विपक्ष को इसकी तलाश भी थी, लेकिन यह कह पाना कि सीधे सीधे वो प्रधानमंत्री मोदी के उस वर्चस्व को, उस छवि को चुनौती दे रहे हैं, ये अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी। क्या वो रणनीति तैयार कर रहे हैं? बिहार अभी बहुत कार्यों में भी पीछे है, कुछ ऐसे उदाहरण मिसाल रखना होगा, उन्हीं आधारों पर वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में बेहतर माने जाएंगे। क्योंकि आपको भी याद होगा कि जब 2014 में पीएम ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी के रूप में एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया था, तो गुजरात का विकास मॉडल रखा था। तो ये तय करना होगा कि क्या कुछ आधारों पर वो अपने आप को एक कैंडिडेट के रूप में रख रहे हैं। अच्छा निशांत, जैसे कि आपने कहा कि विपक्ष को एक अच्छे दावेदार की, अच्छे चेहरे की तलाश थी, लेकिन देखा जाए तो विपक्ष के पास तो अच्छे चेहरे हैं। हम राहुल गांधी का ले सकते हैं, ममता बनर्जी का ले सकते हैं, लेकिन फिर अब नीतीश कुमार का अच्छा चेहरा, ऐसे में क्या विपक्ष के लिए सही रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी भूमिका उत्तर भारत की होती है अगर लोकसभा चुनाव की बात करें। आपने देखा भी होगा कि अगर बात कर लें आजादी के बाद से, 1952 के बाद से, जब से लोकसभा की जो आधारशिला रखी गई, उसके बाद से ज्यादातर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट जो रहे वो यूपी बिहार से ही रहे, और माना जाता है कि इन सीटों का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। एक चेहरे जो भी इन क्षेत्रों को साधने में प्रयास होता है उसको ही दिल्ली की सत्ता हासिल होती है। ये बहुत कठिन होगा यहां पर मुकाबला, किस तरह से चुनौती आती है सामने, ये सारी चीजें देखनी होगी। लेकिन यूपी बिहार सब कुछ तय कर लेगा। जो पार्टी का प्रभाव यहां पर अच्छा है उसके लिए काफी आसान माना जाता है, लेकिन अब यहां से मुश्किल बढ़ जाएगी। केवल और केवल ये 40 सीटों की ही बात नहीं है। देखिए, विपक्ष को एक नेता की भी तलाश थी, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र के बगावती तेवर हो, दिल्ली हो, कांग्रेस पार्टी हो, दक्षिण भारत हो, सभी जगहों पर विपक्ष को एक नेता की तलाश थी। और नीतीश कुमार को, जैसा कि आप सुन भी रही होंगी, सभी नेता कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री के रूप में एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, और उनको सभी लोग हामी भर रहे हैं। तो अब खुद को भी अपने आप को रखना होगा आगे, उनके कार्यों को भी देखना होगा, लेकिन आने वाला वक्त सब कुछ निर्धारित कर देगा। अच्छा निशांत, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जो भी अभी ये उलटफेर हुआ है, और आपको पता ही होगा कि हमेशा से ही नीतीश कुमार को लेकर, आरजेडी को लेकर ये रहा है कि लालू यादव के साथ जो भी भ्रष्टाचार की राजनीति की, ऐसे में पलटू राम से जाना जाता है। बिहार की जनता और बाकी सभी जगह पर भी पलटू राम के नाम से नीतीश कुमार को जाना भी जाता है। ऐसे में बिहार की जनता इस गठबंधन को एक्सेप्ट करेगी? देखिए, बिहार की राजनीति मानी जाती है कि देश में सबसे अलग होती है। वहां पर लालू यादव का एक निर्धारित वोट बैंक है,
हम आप इससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या कुछ सोचकर वहां की जनता जो जनमत दी थी वो बीजेपी और जेडीयू को दी थी। भले आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन दोनों पार्टियों का सहयोग को वहां के दलों ने स्वीकारा था। बीजेपी ने सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि पलटू राम, देखिए राजनीति का यह स्वभाव होता है कि कोई हमेशा के लिए किसी का मित्र नहीं होता और हमेशा के लिए किसी का दुश्मन नहीं होता है, खासतौर पर हिंदुस्तान की सियासत में। अब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार आ चुके हैं, उनको पूरा पूरा उनका साथ मिल रहा है। यह भी देखना होगा कि क्या ये 2025 तक सत्ता चला पाते हैं आरजेडी के साथ कि नहीं, कि क्या केवल और केवल ये अवसरवाद वाला गठबंधन है। ये सारी स्थितियां देखनी पड़ेगी। लेकिन इससे भी एक बात से नकारा नहीं जा सकता है कि जंगल राज का बड़ा आरोप लगा था उनके शासन में, खासतौर पर आरजेडी के शासन में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल था। और उसी लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर 2018 में नीतीश कुमार ने पूरी तरह से अपना नाता तोड़ लिया था आरजेडी के साथ। तो क्या अब उन बातों से ये समझौता कर चुके हैं, मान मनोबल हो चुका है? ये सभी स्थितियां देखनी होगी। वैसे बड़ी चुनौती है अगले 4 सालों तक सरकार को चलाना। जी निशांत, सही कहा आपने, बड़ी चुनौती है अगले 4 साल तक सरकार चलाना। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निशांत।